अबकी बार बनेगी किसकी सरकार, नतीजे जो हैं वो तो आएंगे 23 तारीख को, लेकिन उससे पहले चिंतन मंथन, अटकल, वाद विवाद, अपने अपने तर्क का दौर जारी है। और ऐसे में हम भी आपके लिए लेकर आए हैं वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन। और अब हम आ गए हैं अपने अगले वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर, जो हैं चित्रिता सान्याल जी। लास्ट पॉइंट जो हम खत्म करना चाहते हैं, आपके ब्रेक की वजह से नहीं हो पाया, बस 2 सेकंड लेंगे हम। इतने सबके बावजूद तमाम नेगेटिव्स थे, लेकिन क्यों फिर मोदी को हमने इतने नंबर दिए हैं, इतने वोट दिए, इतने सीटें दी है? इसका सिर्फ एक कारण है, जब वोटर वोट पे उस पे मशीन पे बटन दबाने जाएगा तो उसके पास जो विकल्प था वो वायबल विकल्प उसके पास बहुत ही अच्छा विकल्प नहीं था मोदी के मुकाबले। नतीजा ये हुआ कि अगर अपोजिशन यूनिटी एक साथ होती तो एक अल्टरनेटिव उसको नजर आता, लेकिन चित्रिता आपकी इस केस में अल्टरनेटिव नहीं नजर आया। उनका आंकलन कितना इत्तेफाक रखेगा वो भी देखेंगे, लेकिन पहले जरा अपने दर्शकों को बता दें कि चित्रिता सान्याल जो है उनका प्रोफाइल क्या कुछ कहता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति की रग रग से वाकिफ है चित्रिता सान्याल। इसके अलावा इन्होंने कई लोकसभा और विधानसभा चुनाव कवर किए। शुरुआती दिनों में बिजनेस इंडिया टेलीविजन और ANI के साथ जुड़ी। इसके बाद लंबे वक्त तक जी 24 घंटा की ब्यूरो चीफ रही। पश्चिम बंगाल की राजनीति को इन्होंने काफी करीब से देखा है। लेफ्ट से लेकर ममता बनर्जी की राजनीति को इन्होंने काफी पास से समझा है। तो चित्रिता, आपके हिसाब से बंगाल ही वो स्टेट है जिसपे सबसे ज्यादा बीजेपी जो है वो बैक कर रही है, कि मतलब जो नुकसान अगर होगा उत्तर प्रदेश से, हिंदी हार्टलैंड से, तो बंगाल, ओडिशा, नॉर्थ ईस्ट, इन स्टेट से उसकी भरपाई करेगी। मोदी जी साफ कह चुके हैं कि 300 पार का जो आंकड़ा है वो बंगाल से पूरा होगा। हो रहा है क्या? ये तो मोदी जी का सोचना है, इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। पर ये कह सकते हैं आप कि बंगाल के लिए बीजेपी एक नई पार्टी है, क्योंकि बंगाल की जो राजनीति है उसमें कुछ ही सालों से हम देख रहे हैं एक बढ़ोतरी हो रही है। इनफैक्ट 2011 से हम देख रहे हैं एक वो वोट शेयर बढ़ रही है। लास्ट लोकसभा में 2 सीटें थी, पर इतनी ज़्यादा बढ़ेगी या बंगाल के लोगों के लिए बीजेपी एक ऑल्टरनेटिव बन जाएगी, ऐसा माहौल नहीं बना था। पर अब जो देखने को मिल रहा है, और मेरा जो सोच, मैंने जो देखा है बंगाल को, ममता बनर्जी की सरकार 2011 के बाद से उनके अगेंस्ट में एक लगातार एंटी इनकम्बेंसी बन रही है। और ये जो एंटी इनकम्बेंसी है वोटर्स के लिए, ये लेफ्ट या कांग्रेस एक अल्टरनेटिव तौर पे नहीं सामने आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर कोई अल्टरनेटिव हो सकता है तो वो बीजेपी में उन्हें दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये है कि उन्हें लग रहा है कि ये जो लोकसभा का चुनाव था, ज़्यादातर वोटर्स जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, उन्होंने सेंटर में कौन आएगा ये सोच के नहीं दिया है। उन्होंने ये सोच के दिया है कि आने वाले असेंबली इलेक्शंस में तृणमूल की सरकार को हटाने में चलिए तो बंगाल बीजेपी काम कर सकती है। इस बेस से आप क्या बीजेपी को 300 पार पहुंचा रही हैं बंगाल की मदद से, जैसा मोदी जी कह रहे हैं? क्या कहते हैं आपके आंकड़े, बताएं जरा। देखिए, मैंने एनडीए को 250 दिया है, और मैं ये समझती हूँ कि बालाकोट से पहले मेरा ये सोचना था कि बीजेपी को 140 से 45 और टोटल एनडीए को 160 से 170 सीट मिलेंगी। अच्छा, इतनी बुरी हालत में थी बालाकोट से 100 सीटों का फायदा आप बता रही हैं। मैं आपको क्यों, और सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी यही बात अपने आर्टिकल में लिखी थी कि बालाकोट से पहले बीजेपी की हालत यहाँ पहुँच गई थी, पर बालाकोट के बाद मेरा जो सोचना है, मैंने इसको थोड़ा सा बदला, क्योंकि मैंने देखा, मैं दिल्ली में भी मैंने देखा, और शहरी इलाकों में जहां बीजेपी का स्ट्रॉन्ग नेचुरल वोटर्स हैं या जो मिडिल क्लास है जो वोट करती हैं बीजेपी को, उनका मैंने जो देखा बालाकोट को ले, जिस दिन बालाकोट हुआ उस दिन रात से जिस तरह से दिल्ली में हम लोग थे, दिल्ली में गलियों में जिस तरह से लोग जैसे उछल रहे हो, जैसे कोई जंग जीत ली हो, और घुस के मारा, और पाकिस्तान में घुस के मारा, ये जो बातें, जो नरेशन जब शुरू हुआ, मेरे को ऐसा लगा जिस ध्रुवीकरण की बात आप कर रहे हैं कि वो बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैंपेन में भी वो आया कि पाकिस्तान में घुस के मारने का सिर्फ मोदी जी को एक एक्सपीरियंस है, मोदी जी ही सिर्फ कर सकते हैं, और पाकिस्तान से जुड़ के माइनॉरिटीज को देखना। ठीक है, ये जो एक माहौल बदला, पर आएंगे, इससे फायदा हुआ बीजेपी एनडीए। चलिए, और अगर हम बात करें यहाँ पर पीएम पद के लिए, जब हमारा अगला सवाल आपसे था
कि कौन कितना बेहतर हो सकता है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जो पार्टी तमाम जो एनडीए के मंत्री थे उनसे मुलाकात करने के बाद जो हैं वो निकले हैं मीटिंग के बाद। अब वो रवाना हो गए हैं 7 RCR के लिए। और आज एनडीए के तमाम घटक दलों का डिनर भी है। डिनर है अमित शाह उसको शेयर कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे शायद नहीं भी पहुंच पाए क्योंकि आ गए हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। पहले इस तरह का एक बयान भी आया था मुंबई से कि भाई वो लंदन में है तो शायद देर हो सकती है। चलिए, तो अमित शाह अब डिनर की तरफ भी यहाँ पर अग्रसर होंगे। जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अगला जो इसमें सवाल है वो यही है कि पीएम पद के लिए आपका कौन कितना बेहतर और लेकिन लगता है? एक और इसके अलावा मैं मुद्दा जोड़ देती हूँ। पीएम की पसंद तो लगभग एक अलग मुद्दा हो जाता है, लेकिन अगर मैं मुद्दों की बात करूँ तो आपकी नजर में क्या राष्ट्रवाद सबसे बड़ा मुद्दा था? चलिए, आपके 2 प्रश्न एक साथ जवाब देती हूँ। अगर आप देखेंगे पीएम कौन बन सकता है, किसके पास कितना परसेंटेज, मैंने ये पूरा क्वेश्चन कोई आंसर नहीं दिया। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि जिस तरह से हम सोच रहे हैं या एग्जिट पोल जो दिखा रही है कि अगर इस तरह से ही नतीजे आए तो ये बीजेपी का स्वीप है। तो बीजेपी का जो अगर स्वीप है तो बीजेपी मोदी के चेहरे के अलावा किसी को सामने रख के इलेक्शन लड़े तो मोदी जी ऑब्वियसली द चॉइस होंगे। दूसरी बात, अगर बीजेपी नहीं, कांग्रेस लेड कोलिशन है तो कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिलेंगी ताकि वो अपने दम पे सरकार बनाए, और उसमें बाकी रीजनल पार्टीज की मदद कांग्रेस को चाहिए होगी। उस समय कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता। और आमतौर पे जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है तो कोई एक ऐसा नाम आता है जो आपने शायद पहले ही कभी सुना। बिल्कुल, एक ब्लैक शीप हमने देखा है कि पास में भी ऐसा हुआ है। गुजराल सर साहब थे, देवेगौड़ा जी थे, तो एनीथिंग कैसा। इसीलिए मैंने किसी का नाम इसमें नहीं लिखा है कि अगर स्वीप है तो इसमें मोदी के अलावा कौन हो सकता है बीजेपी में। जी। और अगर मुद्दे की बात करें, जब हमने आपके सामने पूछा मुद्दा सबसे बड़ा आपकी नजर में क्या था, तो उस पर आपने क्या कुछ कहा है, उसकी ग्राफिक्स भी दिखाते हैं। और आपने कई सारे मुद्दे रखे हैं। एग्जिट पोल और आपका अपना पोल भी जो है वो दिखा रहा है 300+ पे आपने 50% का यहाँ पर दिया है। इस मुद्दों पर नेताओं के चेहरे पर आपने कोई अंक नहीं दिए, ध्रुवीकरण पे आपने कोई अंक नहीं दिया, जातीय समीकरण और राष्ट्रवाद, ये 2 चीजें थी जिन पर आपका सीधा फोकस था। मैंने ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद पे लगाए हैं 50-50%। अच्छा, ध्रुवीकरण और राष्ट्रवाद। बस मैं आपको किस लिए बताती हूँ, मेरे लिए ये 2 जो पॉइंट्स है अलग नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण दोनों को कैंपेन में एक कर दिया है बीजेपी ने। सिर्फ मोदी जी नहीं, बीजेपी के और भी नेता हैं और उनसे जो हमने अटरेंसेस सुनी है कैंपेन में वो बहुत साफ है कि एक तरफ वो कहते हैं कि मोदी जी ने, हम लोगों ने पाकिस्तान में घुस के मारा, उसके साथ तुरंत वो पाकिस्तान, मुसलमान और हमारे यहाँ माइनॉरिटी को एक कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये दोनों कोई अलग मुद्दे नहीं हैं, मेरे लिए एक मुद्दे हैं क्योंकि एक ही स्वर में कैंपेन में आ रहे हैं। रेणु जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए इस बार का चुनाव सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पर है? नहीं, मैं तो ये पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुकी हूँ कई बार कि जो है कृषि बहुत बड़ा मुद्दा था और जिस तरह से फार्मर डिस्ट्रेस है, हम लोग ठीक से उसको निकाल नहीं पाते मीडिया में क्योंकि उतना प्ले नहीं मिलता इन सब इश्यूज़ को। और जिस तरह से डिवीज़न हो रहा है सोसाइटी में, ये इशू है। कास्ट भी इस इलेक्शन में फैक्टर था। यूपी में आप देखेंगे तो कास्ट के बेसिस पे जो गठबंधन को सीटें मिल रही हैं, मेरा मानना है कि बीजेपी बहुत पिछड़ रही है क्योंकि पहली बार जो अरिथमेटिक हुआ है, अरिथमेटिक से ज़्यादा केमिस्ट्री भी हो गई है उसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। क्या ये तो उससे बहुत फर्क जो है वो पहुंच पाई? चलिए, जो सीमा से सटे हुए राज्य हैं रामचंद्रन जी, वहां समझ में आता है राष्ट्रवाद एक ज्यादा एग्रेसिव मुद्दा बन जाता है, हिंदी भाषी भी आ गए। और उसके बाद जब आप दक्षिण तक पहुंचते हैं, क्या राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण ये 2 बड़े मुद्दे वहां पर भी रहते हैं? आप इत्तेफाक रखेंगे चित्रता की बात से? राष्ट्रवाद तो मुद्दा साउथ में भी है, ऐसी बात तो नहीं है। और जो पुराने ज़माने का 3 लैंग्वेज फार्मूला नेहरू साहब ने जो उठा के दक्षिण के लिए दिया, उससे मेरे ख्याल में एक स्टेबिलिटी सी आ गई है दक्षिण में।
दूसरी बात यह है कि दक्षिण में 130 सीटें हैं और प्रधानमंत्री ने इस बार दक्षिण के बारे में बात की कि अगर शॉर्टेज हम मेकअप करना चाहते हैं तो कुछ दक्षिण से भी करना चाहते हैं। पर एक ही राज्य में दक्षिण में उनका सरकार रहा है, वो कर्नाटका। वहाँ से पिछली बार उनको 17 सीट आई थी और इस बार तमिलनाडु में उन्होंने AIADM के साथ अपना गठबंधन बनाया और किया। हो सकता है कि 21 सीट से बढ़ के उनका 25-26 सीट तक पहुंच कर्नाटक जाए। में फायदा मिल सकता है। कर्नाटका में भी हो सकता है कि 2-3 सीट उनके बढ़ जाएं, बट मुश्किल लगता है। बट एनीवे अगर आप देखेंगे तो अगर आपको 30 सीट भी मिल गई दक्षिण से 130 में से, ये कोई ज्यादा फर्क नहीं करेगा आपके अरिथमेटिक में। हाँ। सबसे ज्यादा फायदा कहाँ से दिखता है? उड़ीसा इस बार बहुत ज्यादा ऐसा दिमाग में लगाया हुआ है। इसके अलावा तमिलनाडु से भी क्या कुछ निकाल सकते हैं? कहाँ से निकाल सकते हैं? तमिलनाडु में एक सीट है उनका कन्याकुमारी से, राधाकृष्णन जो आसपास की जगहों पर असर भी नहीं डालती। मेरे ख्याल में 4-5 सीट अगर ये कह रहे हैं कि AIADM के 9-10 सीट मिल सकती हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी को 3-4 सीट वहां से मिल जाएं, बट वो ज्यादा उनके लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा। और ध्रुवीकरण दक्षिण तक पहुंचाने की कोशिश तो पुरजोर की गई। देखिए मेरे ख्याल में ध्रुवीकरण साउथ में इतना ज़्यादा काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो बटा हुआ है ऑलरेडी वहाँ पर वेरियस कास्ट में, लोअर कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल सिनेरियो दक्षिण में, तो ये द्रविडियन पार्टीज ने तो अपना रंग जमा लिया है तमिलनाडु में। कर्नाटका में वो एक कोalition में है, कांग्रेस और JDU। केरला में वो कह रहे हैं कि उनको एक सीट मिल सकती है। अगर केरला में वो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में उड़ीसा में वो कह रहे हैं कि वो अच्छा करेंगे। हाँ। वो नवीन पटनायक के घर में सेंध लगाने में कामयाब हो जाएंगे। नहीं, बट नवीन पटनायक के घर पे मुझे नहीं लगता उनको इतनी ब्रेक थ्रू मिलेगी। आखिरकार वहां पर असेंबली भी इसके साथ चल रहा है। असेंबली में तो कोई चांस ज्यादा नहीं लगता उनको। लोकसभा में वो चाह रहे थे कि उनको 21 सीटों में से कुछ 7-8 भी मिल जाए, मतलब उनका टारगेट था, इंटरनल टारगेट था। और ऐसा पॉसिबल है कि वहाँ की जनता जो है असेंबली में उनको देखेंगी, पटनायक साहब को देखेंगे, और केंद्र में जब लोकसभा में जाएंगी तो वो बीजेपी को देखेंगे? ऐसा पॉसिबल है? उड़ीसा में पॉसिबल नहीं है, बट बीजेपी को सीटें जरूर मिलेंगी लोकसभा में। पर अगर वो सोच रहे हैं कि 21 सीटों में से उनको 12 सीटें या 15 सीटें मिल जाएंगी, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए तो अगला सवाल, एक सवाल जो ध्रुवीकरण से जुड़ता हुआ है। कई बार किसी भी पार्टी को आप देख लें, सोच में भी ध्रुवीकरण के मसले हम देखते हैं सोच के स्तर पे। मसलन 20 करोड़ के आसपास आबादी मुस्लिम आबादी है। आप चुनाव प्रचार भाषणों में, रैलियों में राष्ट्रवाद और भारतीयवाद की बात करें, लेकिन 20 करोड़ यानी उत्तर प्रदेश की आबादी जिसमें 80 सीटें हैं जी, आपने कितने मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया जी? क्या ये बात लोगों के दिल में नहीं आती, दिमाग में नहीं आती, जहन में लोग ये नहीं सोचते कि 20 करोड़ लोगों का एक जब आपका मुख्यमंत्री अली और बजरंगबली की बात कहने लगे तो मुद्दा तो अपने आप बन जाता है। ध्रुवीकरण कहाँ नहीं हुआ? राजस्थान में गौरक्षा के नाम में हुआ, वो मध्य प्रदेश में भी हमने देखा, केरला में सबरीमला को सामने रख के जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति हुई, बंगाल में हुई। ये जो है ये हिंदुत्व ऐसे है, बंगाल और नॉर्थ के हिंदुत्व में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये कहाँ नहीं हुआ आप बताइए? बीजेपी ने कौन से स्टेट में ऐसा कैंपेन नहीं किया जिसमें राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण को एक नहीं किया उन्होंने? लेकिन क्या सारे मुद्दे बेमानी पड़ गए चित्रिता? क्योंकि आपने सिर्फ 50-50 करा। आप क्या बेरोजगार नहीं थे, लोग परेशान नहीं हो रहे थे? क्या किसान आत्महत्या नहीं कर रहे थे? आप उनको बिल्कुल भी फैक्टर इन नहीं कर रही हैं। जातीय समीकरण तो बहुत ज्यादा मायने रखता है कि ये सारे फैक्टर्स हैं, पर ये फैक्टर्स कहाँ हैं जहां बीजेपी कमजोर है? वहां पे बिल्कुल फार्मिंग का प्रॉब्लम है। वहां से आप देख लेना बीजेपी को कम वोट्स आएंगे। चलिए मैं अगला सवाल इसमें अब ले लेते हैं, हम इंक्लूड कर लेते हैं 2019 लोकसभा चुनाव में। एक बार एनके सिंह जी और पेडनेकर जी की भी राय लेना चाहूंगी मैं। ध्रुवीकरण लफ्ज आप यूज कर रही हैं, ये कम्युनल पोलराइजेशन की बात कर रही हैं। आप जरा गौर कीजिएगा कि चुनांचे और जमहूरियत, नेहरू जी शेरवानी पहन के, तो वो भी एक सेकुलर मॉडल थे। वहां से कांग्रेस का सेकुलर मतलब कि स्यूडो सेकुलरिज्म शुरू होता है। उसको काउंटर करने के लिए 67 में 10 राज्यों में एसपीडी गवर्नमेंट बनी और कास्ट पोलराइजेशन शुरू हुआ, जो एक अलग नया फॉर्म था ध्रुवीकरण का। कास्ट बेसिस पे वो शुरू हुआ।
वहां से ये सिलसिला शुरू होता है। जब ये मैं दोनों आपको आए, रोकना चाहूंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अब इस वक्त पहुंच गए हैं डिनर के लिए, जो एनडीए का पूरा डिनर जो है वो होस्ट किया जा रहा है, और अमित शाह जो हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, शॉल भेंट करके, फूल भेंट करके उनका अभिनंदन जो है यहाँ पर किया जा रहा है। और एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं वो इस डिनर में शरीक हुए हैं। तो यहाँ पर एग्जिट पोल भले ही जो है वो सरकार बनवा रहे हो, विपक्ष भले ही उस पर सवाल उठा रहा हो, लेकिन इनके सिंह जी अगर इन तस्वीरों को मैं देखूं, 67 में जो कास्ट वाला आया उसके बाद फिर से कांग्रेस आई। अब आप 84 तक आते आते बीजेपी को समझ में आया कि नहीं भाई, इसको ब्रॉडर कम्युनल पोलराइजेशन करना होगा। और राम मंदिर एक सिंबल था, आराध्य देव थे। बीजेपी ने यह सिलसिला शुरू किया। आज बीजेपी जाहिर है कि कास्ट पोलराइजेशन को अगर न्यूट्रलाइज करना है, स्यूडो सेक्युलरिज्म को न्यूट्रलाइज करना है, तो वो कम्युनल करना ही पड़ेगा। ये एफपीटीपी सिस्टम की नेसेसरी माइनॉरिटी अपीसमेंट के नाम पर जो आप पूरा एक अलग तरह का सेक्युलरिज्म कर रहे हैं, हो सकती है। ये क्या देश की प्राथमिकता होनी चाहिए? मैं एक सवाल, नैतिकता दो अलग अलग चीजें है। नैतिकता बिल्कुल गलत है, हम भी उतना ही इंडोर्स कर रहे हैं जितना राजेश जी कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रायोरिटी हो सकती है, मगर इस मुल्क की कोई प्रायोरिटी है? ये नैतिकता में कहीं गलत है, लेकिन नैतिकता में तो स्यूडो सेक्युलरिज्म भी गलत है, कास्टिज्म भी गलत है। तो अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं वोट बैंक के लिए और एक बहुसंख्यक को नजरअंदाज करते हैं तो वो भी गलत है। एक चीज मैं बताना चाह रही हूँ, ये मुद्दे हैं इसी वजह से, अनएम्प्लॉयड मुद्दा है, फार्म क्राइसिस मुद्दा है, ये मुद्दे हैं इसी वजह से बीजेपी को राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए, तो भावनात्मक मुद्दों के सामने क्या जो मुद्दे यकीनन थे वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गए? अगला सवाल मोदी लहर को लेकर, चलिए पेंडेकर जी, अगला सवाल जरा मैं चित्रता के सामने रखूं। 19 में क्या मोदी लहर का सारा कैडर, देखिए मोदी लहर ये सारी स्टेट बेस्ड है, कुछ जगह त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो। एक मिनट, मोदी लहर जो है, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरे देश में जो 2014 में थी ऐसी मोदी लहर नहीं दिखाई दे रही, स्टेट बेस्ड कहीं कहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैं बंगाल की बात करूंगी, वहां बीजेपी के लिए एक सपोर्ट, वो मोदी जी के लिए हो या बीजेपी के लिए हो, पर एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रही है। वो वेव ना हो पर वो है। कुछ और स्टेट्स में भी आप देखने को, पर ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट मेरे को नजर नहीं आ रहा है। असम में आपको दिखेगा, आपको उड़ीसा में दिखेगा, आपको हो सकता है थोड़ा बहुत राजस्थान में दिखेगा। पर एक जो 2014 में हमने जो जैसी देखी थी, तो वैसा वेव मतलब हमें है, लेकिन कुछ राज्यों तक वो अंडर करंट जो बीजेपी को महसूस हो रहा है कि जो उसे 300 पार पहुंचा देगा, वो कम से कम चित्रता को नजर नहीं आया। और अगर प्रियंका फैक्टर की बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने अपना आखिरी दाव, इसे कहा जाता था कि बचा के रखा हुआ है, तुरुप का इक्का कह लीजिए, वो चल तो दिया पर वो चला। देखिए, मैं फिर से एक ही बात कहूंगी कि हम लोगों ने बहुत ज्यादा प्रियंका के बारे में सोचा, जैसे प्रियंका आएगी और कांग्रेस को इतने सीटें दिलवा देगी कि कांग्रेस सेंटर में सरकार बने। ऐसा होता नहीं है। राजनीति में प्रियंका गांधी पहले से ही हैं, वो कैंपेन करते आई हैं, एक्टिव किसी तरह से नहीं हुई। पर हाँ, प्रियंका के आने से कांग्रेस कार्डर्स और जो सपोर्टर्स हैं उनमें एंथू बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। मेरे ख्याल से, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि अगर प्रियंका लड़ती किसी भी सीट से, वो वाराणसी हो या कोई भी सीट, तो थोड़ा सा और फिलिप मिलता, थोड़ा सा कांग्रेस के वर्कर्स और ये थोड़े से और एंथू इनमें आते। चलिए, अभी ये मैं बोलूंगी काफी असर नहीं हुआ। चलिए भाई, अब माला जो है वो आ गई है, लेकिन अब माला में बादल जी भी साथ आ रहे हैं और मोदी जी भी साथ आ रहे हैं, और क्या उद्धव जी को भी जगह मिल जाएगी? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब आप पूर्ण बहुमत में होते हैं तो अकेले नजर आते हैं, और जब बहुमत से दूर होते हैं तो घटक दल बहुत करीबी हो जाते हैं। सभी एक साथ दिखाई दे रहे हैं, घटक दलों की बैठक पीछे लिखा हुआ भी है, और उद्धव ठाकरे से लेकर रामदास अठावले, किसी को भी देख लीजिए। बादल साहब को वरिष्ठ का दर्जा देते हैं। देखिए, मोदी जी ने पैर छुए थे और उस तस्वीर ने बहुत कुछ कहा था, अटकलों के बाजार को भी गर्म किया था कि मोदी जी अगर बादल जी के यहाँ इस अंदाज में पैर छूते नजर आ रहे थे उस तस्वीर में, तो वो सम्मान के अलावा भी बहुत कुछ कह रही थी। हालांकि पंजाब में जो सर्वे निकल कर आ रहे हैं वो अमरिंदर सिंह सरकार पर कुछ बहुत ज्यादा डेंट मारने में कामयाब हुए हों, ऐसा लग नहीं रहा है। तो अब कुछ ही घंटों का वक्त बाकी है, 23 तारीख होगी और 23 तारीख को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन एग्जिट पोल हो गए,
स्टेट में एग्जिट पोल कर लिया हमने, अब हम पत्रकारों से उनका पोल ले रहे हैं और उनके हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ घंटों से, जिसमें सबकी राय अलग है, लेकिन उन राय के पीछे वजह क्या है वो तलाशने की कोशिश कर रहे थे। और एक बार अब जब हम सबके नतीजे देख चुके हैं तो मुझे लगता है कि और अगर किसी को रिवाइज करना है कि मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखने के बाद रेणु जी आपके नतीजे सबसे बहुत ज्यादा इतर जा रहे हैं, तो क्या मोदी जी जिस तरह से मिल रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है जश्न अभी से शुरू हो गया और अगले 100 दिन का एजेंडा तय हो रहा है, कुछ रिवाइज करना चाहेंगे आप अपने आंकड़े? देखिए, मेरे को तो लग रहा है कि मोदी जी बहुत परेशान लग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि एक मैसेज दे रहे हैं पोटेंशियल एलाइज को कि भाई हमारी तो सरकार बनी रही है, अभी आ जाओ हाउस फुल होने से पहले। वो जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होती है वो उसमें इंडल्ज कर रहे हैं। जो डिनर है, मेरा मानना है कि ये विदाई डिनर है, क्योंकि ये सरकार जाएगी तो नई सरकार आएगी। भले ही अगर मोदी जी की भी सरकार होगी तो नई तरह से ओथ लेगी, नया कैबिनेट बनेगा, उसमें गडकरी जी को जगह मिलेगी या नहीं, क्योंकि बहुत प्रयास हुआ उनको हराने का। राजनाथ सिंह जी को क्या मिलेगा, वो हारेंगे या जीतेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। ये कैबिनेट जा रहा है, नया कैबिनेट आएगा, एक विदाई डिनर है। गडकरी से मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? किसकी? इंदौर में जोशी की जो मुलाकात हुई गडकरी से संघ सरकार विभाग की, नहीं वो देखिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होती है। इंदौर में ही थी ना सर वो लेकिन नागपुर में भैया जी जोशी और नितिन गडकरी की मुलाकातें बहुत नियमित, जब भी वो नागपुर दिल्ली से जाते हैं सिर्फ उनसे ही नहीं, देखिए आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 5 साल से, अब लोग माने नहीं माने, पर बहुत परेशान है क्योंकि मोदी जी ने एक ऑल्टरनेटिव सेटअप करने की कोशिश की जिसमें आरएसएस से उनको ज़्यादा करीबी ना दिखना पड़े, तो इसको लेके बहुत नाराजगी है। और जो गडकरी जी नंबर पर कायम है, मैं बिल्कुल अपने नंबर पर कायम हूं और मेरा मानना है कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में आ रही है और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सरकार अगर पिछले 2 दिन एग्जिट पोल्स के बाद का जो पूरा घटनाक्रम है उसको स्टडी करें नवेद, तो रामचंद्रन जी की राय भी ले लेते हैं कि विपक्षी दल जो हैं वो जा रहे हैं ईवीएम की शिकायत लेकर। राहुल गांधी जब तक एग्जिट पोल आते भी नहीं हो उससे ठीक आधे घंटे पहले एक ट्वीट करते हैं इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हुए। उधर दूसरी तरफ मोदी के चेहरे लगाकर लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं कई जगह देश में। तो कौन कॉन्फिडेंट है या इमेज पोस्चरिंग है? मैं अपने फिगर्स तो चेंज नहीं कर रहा, मैं उसी पे अड़ा हूँ। रही बात कौन कॉन्फिडेंट है कौन नहीं है, देखिए कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। अगर वो सोच के चलें कि उनका इस बार कुछ कल्याण होता, वो कल्याण नहीं हो रहा है, ये तो बात स्पष्ट हो गई है। अब रही मोदी साहब की बात, मेरे ख्याल में बीजेपी में पिछले 5 साल में अगर कोई एक लीडर आपने अपने स्थिति को मजबूत बनाया वो मोदी साहब हैं, और इस बार उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर मोदी को नहीं खड़ा करते, आगे नहीं पुश करते, तो शायद उनको मुश्किलात। कांग्रेस ने जो अपना ब्रह्मास्त्र निकाला प्रियंका गांधी, वो भी काम नहीं आया। कहाँ गलती कहाँ हो रही, चूक कहाँ हो रही? देखिए, कांग्रेस में जो लीडरशिप होनी चाहिए जिससे कि आप इलेक्ट्रेट को अपनी तरफ खींचे, कुछ तो आपको नई आइडियाज लेके आना चाहिए। कुछ तो आप कुछ एक स्लोगन ही ले आते, गरीबी हटाओगे स्लोगन से कांग्रेस को एकदम से सीट मिली, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। चौकीदार चोर है लेकिन वो असर नहीं करता। नहीं, मेरे ख्याल में चौकीदार चोर है कांग्रेस के खिलाफ गया है। ये बार बार आप एक ही चीज को दोहरा रहे हैं, और जैसे मोदी जी ने इसको एक्सप्लॉइट किया है। आपके पास लेके जाऊं, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखिए, आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे न्यू स्कीम्स और न्यू इनिशिएटिव्स और आइडियाज हैं। वो मैनिफेस्टो पूरा देश में घूम के वो बनाया गया है। ये कहना गलत है कि वो देखिए पहुंचा नहीं पहुंचा, पर एक कम से कम 9-10 राज्यों में खुद घूमी हूँ। जब मैंने न्याय योजना को लेकर सवाल पूछा तो सवाल पूछा जा रहा था, लोगों को पता था, अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी मैं देखती थी कि पीछे पीछे बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे अपना गले में वो पटका डाले हुए, वो कहते थे तुमको पता है ये 72,000 देंगे, एलपीजी ले लेंगे तुमसे, दे दोगे एलपीजी वापस, सब्सिडी ले लेंगे, देखिए ये सब घर छीन लेंगे, फ्री की दवाई मिलनी बंद हो जाएंगी, एक जेब से निकालेंगे दूसरे में डाल रहे हैं। ऐसे कभी कोई देता है इतने सारे पैसे? प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, बीजेपी उसमें एक्सपर्ट है, वो ठीक है, पर ये कहना गलत है कि कांग्रेस के पास कोई नया, सारी स्कीम्स तो कांग्रेस की हैं जो आज मोदी जी चला रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है तो पूरा जो 2019 का इलेक्शन कैंपेन था वो मोदी के इर्द गिर्द ही हो गया कांग्रेस का भी। कांग्रेस अपनी योजनाओं को सामने रखती, इससे ज्यादा वो केंद्र की मतलब जो बुरी चीजें थी, मतलब नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी इलेक्शन में। ये तो है ही। देखिए, ये न्याय की बात आई है
अब बताइए, न्याय है, लोग सबसे पहला सवाल ये करते हैं, अभी तक अन्याय कर रहे थे, आज अचानक आपको न्याय करने की याद आ गई। 70 साल में न्याय नहीं कर पाए, अब क्या करोगे? अब तक अन्याय करते रहे। तो मुझे लगता है, देखिए, चौकीदार चोर का भी जो है, अब लोग कहने लगे हैं चौकीदार श्योर है, चौकीदार प्योर है। तो ये इस तरह के नारों का जवाब बीजेपी भी दे सकती है। असल में राहुल गांधी ने जो नहीं किया, जो कभी मोदी ने किया था 14 के चुनाव में, कि आपके पास कोई विजन है क्या, तो ऐसा विजन नहीं बता पाए। लेकिन मोदी ने विजन की बात करें तो इस बार 2019 में तो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी कोई विजन नहीं रखा। जो विजन 2014 में रखा था नहीं दे पाए, उसके नाम पर इस बार राष्ट्रवाद पे चुनाव लड़ गए। विजन की अगर बात करें तो इस 2019 में तो कोई भी पार्टी अपना विजन रखने में कामयाब नहीं। हाँ, नहीं, और नई रिपोर्ट कार्ड मैंने ये दिलवा दिया, मैंने ये करवा दिया। बीजेपी इसलिए हार रही है, या मतलब उतनी सीटें नहीं ले पा रही, क्योंकि उसने जो नारे दिए थे, सबका साथ सबका विकास, उस पर उसने अमल नहीं किया। जहां तक आर्थिक समृद्धि की बात है, अर्थव्यवस्था के मामले में मोदी फेल हुए, पर उनकी एक चीज बहुत चली, वो है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर के जरिए वे लोगों तक अपने लाभ और पैसा मनरेगा अगर कांग्रेस को सत्ता में लेकर आई थी दोबारा, तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि डायरेक्ट कैश, तो इसका लाभ जो है मोदी को मिलेगा, लेकिन और राष्ट्रवाद का लाभ मिलेगा। क्या ऐसा हो गया कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस ने मुद्दों से ज्यादा जब मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया और जनता के बीच में, एनके सिंह जी, आप बीजेपी से लड़ सकते हैं, आप मोदी की आइडियोलॉजी से लड़ सकते हैं, लेकिन मोदी की ईमानदारी पर जनता एक बार में शक करने को राजी नहीं होती। उसको लगता है ना तो इनके आगे कोई, ना पीछे कोई, ना अपने भाई का फायदा किया, तो ये आदमी करप्ट कैसे हो सकता है? नहीं, ईमानदारी दो तरह की होती है। और एक और चीज मैं इसमें ऐड करूं, कांग्रेस अगर इतनी पुरानी पार्टी है तो उसको अपना विजन रखने की जरूरत है, ना कि वो सिर्फ नेगेटिविटी पर कैंपेन चला। हाँ, देखिए, ये जो विजन का है ये बड़ा वेग टर्म है। विजन का मतलब ये था कि आपने मैनिफेस्टो में क्या दिया है। बड़ा अच्छा मैनिफेस्टो था, 72,000 रुपए देना बहुत अच्छा और फिजिबल है, लेकिन इसको मासेस में आप कन्वे तो करिए, कन्विंस तो कीजिए। राफेल आपने उठाया, आज तक अगर जनता से आप पूछने जाएं कि अच्छा राफेल में क्या हुआ है, तो बहुत कन्विंस जनता को आप नहीं कर पाए। टेंजिबल प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं रख पाए, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा, और वो फैसला बड़ा कैटेगरिकल था, अभी आज तक भी नहीं दे पाए हैं। उसी तरह चौकीदार चोर है, आपने मर्मस्थल पे हमला किया। मोदी की अगर इंटीग्रिटी को आप टार्निश कर दे तो बीजेपी खत्म हो जाएगी, लेकिन क्या आप कर पाए? क्योंकि आपने चौकीदार चोर है ये नारा जुमले में तो अच्छा लगा, लेकिन उसको आप कन्विंस नहीं कर पाए। तो दूसरा ये था, एक आप गलत सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस हार गई तो प्रियंका फेल हो गई। ऐसे नहीं होता है कि पॉलिटिक्स में, तब तो अटल बिहारी 2004 में फेल हो गए थे, इंदिरा गांधी 1978 में उनका ओबिचुअरी लिख देना चाहिए था, लेकिन 1.5 साल बाद आई तो बाउंस बैक इतना जबरदस्त किया कि अच्छा खासा चलता रहा कांग्रेस। तो इंदिरा लंबे अरसे से राजनीति में थी, प्रियंका को आप ऐसे शोपीस के तौर पर, जो डिनर सेट होता है ना, जब बड़े मेहमान आएंगे तभी निकालेंगे, और जब डिनर सेट निकाला, बड़े मेहमान आए तो उन्होंने भी तारीफ नहीं। अच्छा, वो भी एकदम डाइनिंग टेबल पे निकाला। अगर पहले से आपने सजा के रखा होता, पहले से दिया होता, तो शायद प्रियंका काफी कुछ बदल देती। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि इसीलिए प्रियंका की हम नाकामी की बात कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, मैं नवेद की बात को, जो नवेद यहाँ पर बात कर रही हूँ कि अगर प्रियंका का कोई राजनीतिक इतिहास होता, उसमें अप एंड डाउन होते कि आज जीत रही है, कल हार रही है, जीत रही है, हार रही है, तो ये उनका फैक्टर का फेल हो जाना सवाल ही नहीं बनता। लेकिन आपने एक शख्स को ऐसे प्रोजेक्ट करके रखा कि आएगा और करिश्मा कर देगा, और वो करिश्मा नहीं हुआ, और आपकी इतनी बड़ी भूल थी कि पहले कहा कि ईस्टर्न यूपी देखेंगी। ईस्टर्न यूपी दिखाने के चक्कर में आपने दूसरा ये किया कि उसके बाद बहुत देर बाद आप बाहर निकाले। प्रियंका को आप 2 साल पहले लाते तो आज जो कांग्रेस की स्थिति वो न होती। तो कांग्रेस की प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ गोल करना बहुत आसानी से उसको आता है। वाला वो भी उल्टा पड़ गया, वाराणसी से लड़ेंगे, वाराणसी लड़ेंगे और उसके बाद नहीं लड़ा। नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। वाराणसी से लड़ेंगे एक मजाक पे उन्होंने कहा था, और लड़ती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रियंका एक सूदिंग इम्पैक्ट देती है समाज में, और शायद आने वाले दिनों में, क्योंकि राहुल का जो पॉलिटिक्स है वो जर्की है, झटके से कुछ किया फिर उसके बाद नादारत हो गए। जैसे यही मोदी ने अगर वहां जाके वो किया था, उसी दिन वो उत्तराखंड के किसी दलित के घर में 2 दिन रहने पहुंच जाते, तो ये काउंटर था। ये स्ट्रेटजी नहीं है, उसकी जगह कांग्रेस के लीडर राजेश जी के पास लेके जाते हूं। राजेश बादल जी, क्या एक जीती हुई पार्टी, एक पूर्ण बहुमत से जीती हुई पार्टी शपथ ग्रहण के बाद ही इलेक्शन मोड में आ गई? उसका अध्यक्ष जो है वो दौरे शुरू कर देता है, अपने काडर को मजबूत करना शुरू कर देता है। कई बार लोगों ने तंज भी कसे, ये पीएम तो
फुल टाइम इलेक्शन मोड में रह रहा है। शाम को इलेक्शन खत्म होता है और अमित शाह गुजरात छोड़ के नॉर्थ ईस्ट पहुंच जाते हैं। लेकिन वही हारी हुई पार्टी जिसे अपनी सबसे करारी हार झेलने को मिलती है, उसका अध्यक्ष या उपाध्यक्ष तभी नजर आता है जब इलेक्शन में 6 महीने बचते हैं। तो क्या मेहनत अगर करते एग्रेसिवली पहले ही दिन से हार के बाद तो स्थिति अलग हो सकती थी? देखिए, हमें ये तो आपको ध्यान रखना होगा कि राहुल गांधी को कमान पार्टी की कब मिली। एक कांग्रेस पार्टी इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रही है, पीढ़ियों का एक ट्रांसफर हुआ है, एक दूसरी पीढ़ी फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट के रूप में राहुल गांधी आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, ये जो अभी बात हो रही थी कि चौकीदार चोर है वाला जो जुमला उछाला गया, ये अगर कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा इतिहास में जाती तो शायद वो नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जुमला सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था राजीव गांधी के खिलाफ। गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है, 30 बरस पहले। और जब भारतीय जनता पार्टी ने जुमला उठाया था तो भारतीय जनता पार्टी को 90-91 के इलेक्शन में फिर नरसिंह राव आए थे। इतना गंदा नारा उछाला गया था। इससे पहले 79 के इलेक्शन में संजय की मम्मी बड़ी निकम्मी, ये नारा भी उछाला गया था गैर कांग्रेसी दलों की तरफ से। तो एक जब भी हमने नेता के सामने इस तरह के नारे नहीं चलते हैं, अश्लील नारे, एक स्तरहीन नारे या इस तरह के मुहावरे तो, लेकिन इस सबक को अगर कांग्रेस पार्टी में या राहुल गांधी देखते तो शायद उसका कुछ लाभ ही मिलता। क्योंकि एक धारणा नहीं जाती ऐसे कि भाई देखिए, कुछ भी हो, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में आपको सम्मानजनक बोलना ही पड़ेगा जी, चाहे कोई भी हो। चलिए उपासना सर, आपने बहुत ही लिबरल होके 324 से आंकड़ा दिया है और बीजेपी को खुद के दम पर भी पूर्ण बहुमत दिया है। बालाकोट ना होता तो ये स्थिति ना होती? बालाकोट, मेरा मानना है कि जरूर होती। बालाकोट के बिना भी यस जरूर होती। थोड़ी सीटें बालाकोट से बड़ी हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि भाजपा अगर जीती है तो सिर्फ बालाकोट की वजह से जीती है, तो बहुत सारे मैं आपको पिछले इतिहास के वो दे सकता हूँ उदाहरण कि वो करने के बाद भी पार्टियां हारी हैं। मैं उस पर अभी नहीं जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैंने एक बात शुरू में कही थी कि कोई गांव ऐसा नहीं है देश का जहां मोदी सरकार की किसी स्कीम का लाभ नहीं पहुंचा। अगर जनधन, एक सिंपल, आपने सिर्फ टॉयलेट बनाने हैं, आज सारे गांव ओडीएफ हो गए। अब ओडीएफ करना कितना बड़ा काम था, 70 साल में आपने नहीं किया। जनधन खाते खोलना और सब्सिडी को, अभी सब्सिडी उनके खाते में सीधी चली जाए, एक पूरा दलाली का जो नेटवर्क कांग्रेस जमाने में कायम हुआ था वो मनरेगा में खत्म हुआ। सरकार की सारी उन योजनाओं से खत्म हुआ जहां पर कि गरीब तबके को लाभ मिलता है। तो जहां कैश बेनिफिट है, उन्होंने डीबीटी तो कांग्रेस ने शुरू किया था, चिदंबर साहब की योजना थी। मतलब योजनाएं ना सिर्फ जन जन तक पहुंची, उनका मैसेज भी कन्वे हुआ इफेक्टिवली। और अपना मैसेज कन्वे करना क्या गुनाह है जी? अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी अच्छा काम करके उसका ढिंडोरा न पीटे तो क्या गुनाह है ये बात? जी, मतलब ये तो बहुत अजीब बात कही जा रही है। ये भी तो बड़ी अजीब सी बात है कि कांग्रेस ढिंडोरा नहीं पीटती है, इसलिए बीजेपी भी ढिंडोरा नहीं पीट रही है, राष्ट्रवाद का ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन जनधन का नहीं पीट रही, नोटबंदी का नहीं पीट रही, जीएसटी का नहीं पीट रही। भाषण मुझे बता दीजिए जिसमें उन्होंने नोटबंदी, राजीव गांधी को याद करना पड़ जाता है। 143 पब्लिक मीटिंग्स हुई है उनकी। कोई एक भाषण मुझे प्राइम मिनिस्टर का बता दीजिए जिसमें जीएसटी नहीं है, जिसमें नोटबंदी नहीं है। फिर वो प्रधानमंत्री रिपीट कर करके बार बार, क्योंकि उनके पास कोई इशू ही नहीं था। कैराना, आपके गोरखपुर, फूलपुर आप बाय इलेक्शन हार जाते हो। ऐसा कभी नहीं होता है। जिसकी सरकार होती है ज्यादातर, हजारों बार हुआ है डेमोक्रेसी में, सिंह साहब बताएंगे आपको। ज्यादातर टाइम ऐसे होते हैं कि उसी पार्टी आप गोरखपुर हार जाते हो, जहाँ के आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, कैराना हार जाते हो, आपका पूरा जो आइडियोलॉजी है उसके लैबोरेटरी कैराना वो हार जाते हो, आप फूलपुर हार जाते हो। तो उत्तर प्रदेश में तो सीएम हार गए, सीएम बनने के बाद कांग्रेस के सीएम हार गए। अब वो भी हिस्ट्री है। इतने जो काम किया इसी वजह से ये जीतेगी। और ध्रुवीकरण और कांग्रेस के सेल्फ गोल का कितनी मदद मिलेगी? हुआ तो हुआ। एनके सिंह जी आपसे कि कांग्रेस के सेल्फ गोल की कितनी मदद मिलेगी बीजेपी को अगर जीतती है? अगर ये आंकड़े दोनों कोरिलेटेड होते हैं। सेल्फ गोल भी अच्छे हुए, अचानक से
आप कहते हैं कि हुआ तो हुआ, अगर आप में और उसके बाद करने की क्षमता है, मणिशंकर अय्यर आते हैं कि सारा सिर्फ यही क्यों लाइमलाइट लेंगे। मैं भी पहले तक दिग्विजय सिंह थे, ये लोग टैलेंटेड है, सेल्फ गोल करने में इनका मुकाबला नहीं है, तो लिहाजा बीजेपी को जरूरत नहीं पड़ती है, कांग्रेस अपना सेल्फ। लेकिन अगर इसको दुरुस्त कर ले तो एक अच्छा काउंटर आज भी दे सकती है, एक अच्छा विकल्प कांग्रेस मोदी का बन सकती है, बीजेपी का बन सकती है। क्या इस बार राहुल गांधी, राजेश जी, जिस तरह से लड़े, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ी, उसने सोशल मीडिया पे कहीं दिखती नहीं थी 2014 में, ऐसा लगा था मानने को तैयार ही नहीं है कि सोशल मीडिया एग्जिस्ट कर रहा है और उसकी पावर है, अब दिखती है, उसकी भी अपनी साइबर आर्मी है, अब अपने प्रचार के तरीके भी बदल रही है और राहुल गांधी भी छुट्टियों पे कम और देश में ज्यादा रहने लग गए हैं। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि अब दरअसल शुरुआत हुई है एक नए पार्टी अध्यक्ष की। आप देखिए 20 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने किसी भी चुनाव को उतने गंभीरता से या उतने आक्रामक होकर नहीं लड़ा जितना 2019 का चुनाव लड़ा है। पहली बात 2017 से शुरू जी, जब ये अध्यक्ष बने तो एक नई बदली हुई कांग्रेस हम लोग देख रहे हैं और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और इसका ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। ये कह रहे हैं जिस लाइन पे जा रहे हैं वो लाइन अच्छी है, लेकिन हाँ हो सकता है कि उस लाइन पर रिजल्ट मिलने में थोड़ा सा आने में देरी भी कर दी। अगर हारने के बाद से ही ये पूरा का पूरा अध्यक्ष अगर पद सौंपना था उस वक्त सौंप दिया जाता, युवा चेहरे जो है तभी से काम करना शुरू कर देते, प्रियंका गांधी की एंट्री जल्दी हो जाती, तो शायद प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था, टक्कर शायद और अच्छी हो सकती थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए, और आगे भी हमारा ये सर्वे भी जारी है जी।